रिपोर्टर लापरवाही का मारा। आपका सहारा रहा बेसहारा। धरती का भगवान खुद परेशान। We have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. धरती का भगवान खुद हलकान। We do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, जनाब, भगवान को न सताओ। सुनो, समझो और संभल जाओ। एक वीडियो मैंने कल देखा जिसने मेरी नींद उड़ा दी। उसे देखने के बाद बहस की गुंजाइश ही नहीं बची थी। इसलिए प्राइम डिबेट में आज मैं स्वप्निल वैरागी बहस नहीं करूंगा, सिर्फ बताऊंगा कि क्यों कोरोना काल में डरना जरूरी है। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आपने भी महाराष्ट्र की डॉक्टर तृप्ति गिल्डा का वीडियो देखा होगा। 1 साल से ज्यादा हो गए और डॉक्टर्स कोरोना से लड़े जा रहे हैं, थक गए, परेशान हैं, रोज मरीजों को तड़पता देखते हैं, कुछ को मरते देखते हैं। वो भीतर से टूट रहे हैं, ऊपर से नए केसेस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये हालात इन्हें तोड़कर रख देंगे। केसेस बढ़ने की अहम वजह हमारी लापरवाही। क्या हम अक्खड़ हो गए हैं? खुद से पूछिए सवाल। आज मैं डॉक्टर्स की जंग से आपको रूबरू कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इतना डरा दूं कि हम सुधर जाएं। तो आज जो चर्चा करेंगे, हालांकि एक्सपीरियंसेस के आसपास रहेंगे, लेकिन फिर भी डिबेट के पैनल पर ये 3 सवाल मैं लेकर आया हूं। सवाल नंबर 1, अपने हालात तो आपने खुद सोचे, खूब सोचे। घर से बाहर निकलने के 10 बहाने भी आपने ढूंढे, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आपकी भूल की वजह से इनकी क्या हालत हो रही है? यह है सवाल नंबर 1। हालात आपने सोचे, लेकिन क्या इनकी हालत आपने सोची? सवाल नंबर 2, देखिए, देश में वैसे ही आबादी के लिहाज से डॉक्टर्स की संख्या की कमी है। डॉक्टर्स लगातार अस्पतालों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। विश्वास मानिए, ऑक्सीजन कम है, बेड कम है। इन तमाम खबरों के बीच आप सोच कर देखिए, अगर इसी तरह केसेस बढ़ते रहे तो चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो ऐसे में हमें सावधान होने की जरूरत है, लेकिन हम नहीं हो रहे, तो हमें कब अकल आएगी? सवाल नंबर 3, अभी अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। कई जगहों पर मांग उठ रही है कि नहीं, इस तरह से सख्ती मत बरतो, इस तरह से मत करो। हमने कई राजनीतिक चेहरों को देखा पुलिस पर दबाव बनाते हुए कि आप क्यों कर रहे हो। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अनुशासन अपनाने में हमारा क्या जाता है? एक बार इस महामारी से जंग पर विजय पा लीजिए, फिर जश्न ही जश्न है। तो अभी अनुशासन अपनाने में आखिर हमारा क्या जा रहा है? और इन सवालों के सीधे जवाब नहीं लूंगा मैं, इन सवालों के सीधे जवाब लूंगा ही नहीं। मेरी कोशिश सिर्फ यह है कि आज मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ा है, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनिए। इन सवालों के जवाब आपको अपने आप मिलेंगे। मेरे साथ डॉक्टर शुभ्रांशु जुड़ रहे हैं, जयपुर से, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अर्जुन सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक विभाग बीकानेर के। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपकी सेवाओं को सलाम करता हूं और साथ ही थैंक्स कहता हूं आपकी सर्विसेज के लिए। अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि लगातार कोविड के अगेंस्ट फाइट करने वाली जो फ्रंट वॉरियर्स की टीम है, ये दोनों चेहरे उसमें शुमार करते हैं। डॉक्टर शुभ्रांशु, माफ कीजिएगा, डॉक्टर रमेश जोशी और डॉक्टर अर्जुन सिंह मेरे साथ हैं। डॉक्टर रमेश जोशी अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी हॉस्पिटल जयपुर के। डॉक्टर रमेश, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अर्जुन, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर रमेश, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, मेजॉरिटी में ना फिल्मों में जो देखते हैं लोग, उसी को सच मान लेते हैं। एक फिल्म आई मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें एक डीन ये कहते हुए सुनाई दिए गए कि अगर आपके हाथ कांपेंगे, आप इमोशन में बह जाएंगे, तो आप ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। लोगों ने मान लिया शायद बिना इमोशन के ही ऑपरेशन होते हैं, लेकिन कल उस वीडियो ने बताया, डॉक्टर तृप्ति के वीडियो ने, कि इमोशंस तो डॉक्टर्स के भी हैं और वो बुरी तरह
घिरे हुए हैं, बाहर आने को तत्पर हैं। डॉक्टर रमेश जी, स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे डॉक्टर्स और हम लोग 6 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 15 घंटे, इवन कुछ डॉक्टर्स 20-20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी मुसीबत यह है कि बीमार जो आता है उसके परिजन आते हैं, वो आकर के इलाज हमारे ऊपर थोपते हैं। इसके रेमडेसिविर लगा दीजिए, इसके ऑक्सीजन लगा दीजिए, इसको वेंटिलेटर पर ले लीजिए। वो आकर के पेशेंट के बेड के पास बैठना चाहते हैं, हमारे लाख मिन्नत करने के बावजूद भी वो बैठने को तैयार नहीं। अब हम इस कंडीशन में कैसे काम करें? हमारे हर छोटे मोटे काम के अंदर वो इंटरफेयर करते हैं और हमारी शिकायत बाहर करते हैं, हमारी शिकायत ऊपर तक करते हैं, और हम जो कहना चाहते हैं उनको वो उसको सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। क्या गुस्सा नहीं आता डॉक्टर कठिन रमेश? परिस्थितियों में जब क्या हम गुस्सा नहीं आता कि 1 साल से ज्यादा हो गए, जहां पर केसेस कम होकर न के बराबर पर आने चाहिए थे वो बढ़कर 3 लाख को पार कर गए देश में? क्या गुस्सा नहीं आता? आता है तो उसे कैसे जज्ब करते हैं? गुस्सा आता है स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को उठाते हुए हमारे को 1 साल हो गया है। हम लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, हम घर वालों के साथ ठीक से मिल बैठ नहीं पाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं। जो हमारे स्ट्रेस बस्टर्स हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते। चारों तरफ से फोन आते रहते हैं, इसके ये कर दीजिए, उसके वो कर दीजिए, बड़े बड़े जैक आते हैं। और हम लोगों को ऐसे मानते हैं जैसे उनके आदेशों की पालना के लिए हम बने हुए हैं, उनके निर्देशों की पालना के लिए हम बने हुए हैं। और अगर हम उनके आदेशों की पालना करते हैं ठीक, तो हमारे ऊपर सीधी पड़ती है। डॉक्टर अर्जुन सिंह, आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए, कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि परिवार का पेट पालना है इसलिए हम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ही बेवकूफ़ाना तर्कों को लेकर घरों से बाहर निकलते हैं। मैं चाहता हूं डॉक्टर अर्जुन, एक बार बताएं आप, ये कोरोना से जंग की वजह से डॉक्टर्स के खाने पीने का समय बदल चुका होगा, फैमिली टाइम का क्या होता है? फैमिली टाइम का आप पूछें तो फैमिली को तो टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हमें सुबह अगर 6 घंटे की ड्यूटी करने जानी है, किसी को 8 घंटे ड्यूटी करने जानी है। जो रेजिडेंट हैं, जो अगर साउथ का रेजिडेंट जो नॉर्थ के अंदर काम कर रहा है, वो पिछले 1 साल से अपने घर नहीं गए, उसको छुट्टी नहीं मिली है, और उसके साथ साथ उसकी जो जिस पढ़ाई के लिए वो आया है वो पढ़ाई भी नहीं पूरी हो पा रही है। तो फैमिली टाइम तो आप छोड़िए, फिर भी लोग इतनी बेवकूफ़ी करते हैं या अब नादानी करते हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि वो आके डॉक्टर के ऊपर गुस्सा करते हैं कि आप इनको दवाई नहीं लगा रहे हैं या आप इनको नहीं सही नहीं कर रहे हैं। ये एक जंग है, हमें इस जंग को जीतना है। इस जंग को जीतने के लिए फैमिली टाइम हमें सब भूलना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक मानसिक वेदना भी तो होगी, मेरे हिसाब मेंटल से स्टेट भी तो होगा। आखिर क्या कारण है कि डॉक्टर तृप्ति के आंसू निकल आए जब उनको ये महसूस हुआ कि हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसकी एज 35 की, और हम उसको बचाने के लिए लाखों हाथ पैर चला रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, हम उसे नहीं बचा पा रहे हैं। ये सवाल अंदर तक इतना गहरा चुभा होगा जिसकी वजह से डॉक्टर तृप्ति रोई। तो मेंटल स्टेट क्या है? क्या ये जंग आप अभी 2 साल और खींच सकते हैं? क्योंकि लोग तो सुधर नहीं रहे। आपने सही कहा था बेवकूफी, बाद में आपने नादानी कह दिया। मैं बेवकूफी शब्द पे ही रुकूंगा। सर, ये उदाहरण एक है। मैंने 18 साल के लड़के को मेरे आंखों के सामने जाते हुए देखा है, और उसका कारण कुछ नहीं, वो बस बाहर पार्टी करने के लिए गया था। आप सोचिए, जब बताया गया है प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, मास्क लगाने हैं, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, आपको अपने बेफिजूल कहीं घूमने नहीं जाना है, वो फिर भी पार्टी करने के लिए गया और 18 साल की उसने अपनी जान गंवा दी है। आप खुद की सोचिए, अपने परिवार की सोचिए, और उसके हिसाब से डॉक्टर्स की सोचिए। जो डॉक्टर्स पिछले 1 साल से लगे हुए हैं, तो वो अब तो उनका हिम्मत टूटेगी ना। अगर ये वो हिम्मत भी अगर हम और अगर खींच लें तो वो हमारे ऊपर वो है साहब। बिल्कुल, कितना खींचा जा सकता है। डॉक्टर शुभ्रांशु,
पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जयपुर कितना- से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शुभ्रांशु, आपका भी स्वागत करता हूं। मैं आपको भी सबसे पहले तो सलाम करता हूं और साथ ही थैंक्स कहना चाहता हूं देश के बिहाफ पर कि आप लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर लगातार डटे हुए हैं। शायद ही किसी ने सोचा इस वीडियो से पहले तक कि डॉक्टर्स पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब जब मैं सोच रहा हूं तो खाने पीने का समय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सोने का समय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अपने पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को समय देने का समय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मेंटली अब असर पड़ रहा है डॉक्टर्स की सेहत पर भी, और ज़्यादा लंबा डॉक्टर्स भी नहीं खींच पाएंगे। ऐसा ना हो कि देश को संभालते संभालते साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाए। डॉक्टर शुभ्रांशु। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये दोनों तरह से हमें मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। कई बार जैसे जिस वीडियो में हमने देखा कि डॉक्टर तृप्ति भी जैसे अपने आप को बिल्कुल निसहाय महसूस करते हैं, ये उसी तरह से है बिल्कुल जैसे हमें बॉर्डर पे हमारा सैनिक लड़ाई कर रहा है और उसके पास अपने कारतूस ख़त्म हो जाएं और फिर भी उसको वो जज्बा महसूस करना है कि मुझे देश को बचाना है, हमारी सुरक्षा करनी है। वही महसूस हमें कई बार ऐसा होता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास सुविधाएं पूरी नहीं होती हैं, दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी आ रही है और हम लगातार अपना काम करे जा रहे हैं। 6 घंटे 8 घंटे कई बार 24 घंटे तक भी लगातार हमें ड्यूटीज़ करनी होती हैं। उसके बाद हमें न तो खाने का कुछ पता है, न पीने का पता है, क्योंकि अब बार बार हम एक किट हमारी उतार नहीं सकते, हम लगातार हमें लगा के रखनी होती है। तो कई बार 4-6 घंटे 8-8 घंटे हमें लग जाते हैं कि हम पानी तक भी हम नहीं पीते हैं। उस किट तो में इस तरह लगातार का रहना कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो एक तरह से उसमें सांस लेना तो बहुत दूर की बात है, उसमें आप मतलब आपकी कई बार विजिबिलिटी भी इम्पेयर होने लग जाती है, क्योंकि आपको कंटिन्यूस शील्ड लगा के रखनी है या मास्क चश्मा लगा के रखना है ताकि आपको रहे। तो विजन भी इम्पेयर हो जाता है, आपको कम विजन में ही कई बार देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें इतना डस्ट, इतना जो खुद के फ्यूम्स ही उसमें जमा हो जाते हैं। प्लस मास्क कंटिन्यू लगा के रखना है, एक नोज़ पे प्रेशर बन जाता है। कई लोगों के तो पिगमेंटेशन तक हो गया है नोज़ पे, और एक परमानेंट स्कार बन गया है नोज़ पे और फेस पे कि आपका मास्क का एक शेप बन गया है, एक आपका डिसफिगरमेंट हो गया है फेस का, आपकी बॉडी का भी और चीज़ों में आपका अपने न्यूट्रिशन कम जा रहा है, हाइड्रेशन प्रॉपर हो नहीं रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। कई बार जब ऐसा हो जाता है कि आपको गैस्ट्राइटिस भी डेवलप हो गई है, क्योंकि आपने भूखे पेट हैं सुबह से या काफ़ी टाइम से, तो आपको जी भी मचलाने लगता है, लेकिन फिर भी आपको काम करना है। सिर दर्द होता है, माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन दिनों हमारे कलीग्स में हमने देखी है। तो ये सारी समस्याएं हम दिन और इन तमाम चीज़ों के बाद, इन तमाम चीज़ों के साथ हो सकता है चिड़चिड़ापन भी लगता हो, लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों के बीच में हमारे तमाम डॉक्टर्स डटे हुए हैं। आप सोचिए, एक लड़का पार्टी में गया और कोरोना संक्रमित हो गया, एक लड़का फिल्म देखने गया, कोरोना संक्रमित हो गया, एक लड़का पान की दुकान तक सिगरेट लेने के लिए गया, पान लेने के लिए गया और वो कोरोना संक्रमित हो गया। मैं ये मान सकता हूं कि आप अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाहर निकले और अपने काम के दौरान कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन इस तर्क को गले से नीचे उतारना कि हमारा वैसे ही लिमिटेड मैन पावर्स जो डॉक्टर्स का है, उसको देखते हुए आप फालतू के रीजन से घरों से निकल रहे हैं। आपको मेरे एक सवाल का जवाब जरूर मिला होगा, आपने अपने हालात को सोचा, अब इनकी हालत सुनिए, क्योंकि वो आपने आज तक नहीं सोची। सोचा होता तो ये कंडीशन नहीं आती। एक बार फिर मैं डॉक्टर रमेश आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रमेश, देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित होगी, फिजिकल हेल्थ प्रभावित हो रही है। वो कौन सी चीज है जो आपको लगातार चार्ज रखे हुए, क्योंकि रिचार्ज होने के लिए न खाने का समय, न पीने का समय, न ही परिवार का टाइम, न ही वाइफ को टाइम, न ही बच्चों को टाइम। बहुत से लोग अपनी फैमिली को वीडियो कॉल्स पर ही देख रहे हैं। स्वप्निल जी, जब एक बच्चा पीएमटी देता है, मेडिकल में सेलेक्ट होता है, पीजी करता है, सुपर स्पेशलाइजेशन करता है, तो वो जबरदस्त डेडिकेशन के साथ इस प्रोफेशन के अंदर आता है कि मैं मानव मात्र की सेवा के लिए बना हुआ हूँ। और संभवतया यही एक ऐसी चीज है जो एक डॉक्टर को सबसे ज्यादा चार्ज रखती है कि मुझे जिंदगियां बचानी है। जब इतने सारे लोगों को हम गंभीर अवस्था में देखते हैं, हमारे सामने
डेथ होते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि क्या हम इनको बचा सकते थे, हम इनके सफरिंग को कम कर सकते हैं। और ये जो स्टिमुलेशन आता है दिमाग के अंदर जो चलती है, वही हम लोगों को मोटिवेटेड रखती है, चार्ज रखती है और जनमानस की सेवा में अपने आप को समर्पित करने के लिए तत्पर करती है। बिल्कुल, शायद यही हमारा विटामिन है, हमारा विटामिन है, हमारा प्रोटीन है, यही हमारा आयरन है कि हमें लोगों की सेवा करनी है और बेहतर से ठीक है डॉक्टर रमेश। डॉक्टर अर्जुन, देखिए, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर्स जिस पेशे में है वो बेसिकली अपने हर काम को सेवा के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स के धड़े में कभी भी व्यापार या कुछ भी गलती वाली गुंजाइश होती है तो मैं प्राइम डिबेट लेकर आता हूं और सवाल पूछता हूं। आज मैं जिस जंग की बात कर रहा हूं उसमें आपको नजर आएगा कि वो सेवा के जज्बे के साथ ही लगातार अपने काम में डटे हुए हैं। अब वो सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके या मेरे नौकर हैं, नहीं, हमें उनकी जरूरत है, वो उसे सेवा समझ रहे हैं। आप अपने आप को भाग्यशाली समझकर उनके पास जाइए, बदकिस्मती को रोकिए, क्योंकि बदकिस्मती आपकी लापरवाही के साथ टिकी हुई है, उसी पर टिकी हुई है और उसी का आप शिकार हो रहे हैं, लापरवाही या अनुशासन ना अपनाकर, लापरवाही दिखाकर। डॉक्टर अर्जुन, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो वैसे ही देखिए, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं एग्जैक्ट आंकड़े आज लेकर नहीं आया हूं, लेकिन कई सारी डिबेट्स में मेरे पास वो आंकड़े होते हैं क्योंकि आज उन आंकड़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत की आबादी के हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या वैसे ही कम है। अब जब डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर या तो वो होम आइसोलेट होंगे या फिर वो अस्पताल में एडमिट होंगे, लेकिन उसके पीछे कोई बैकअप लाइन तैयार नहीं है, कोई लाइन 2 तैयार नहीं है कि वो डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए लोगों का इलाज करते करते तो उनकी जगह को कोई भर लेगा। नहीं, ये स्थिति नहीं है, ये आप समझाएं लोगों को। डॉक्टर अर्जुन, ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स की वैसे भी बहुत ज़्यादा कमी है और आप अगर देखा जाए किसी भी इस प्रदेश के अंदर, आज महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कर्नाटक है, वहाँ पे यही स्थिति बनी हुई। पर हम डॉक्टर्स जो पॉजिटिव हो भी रहे हैं और जिनके सिम्टम्स नहीं हैं, वो होम आइसोलेशन की बजाय वहीं कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं। ये इनकी जज्बा ही है जो आज अभी आगे लेकर चल रहा है, पर वो कब तक कर पाएंगे, आप ये सोचें। तो लाइन 2 बिल्कुल भी नहीं है, आप प्लीज़ इसको दिमाग से निकालें। और लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक लाइन 1 को आप नहीं समझ पाएंगे, इनकी बातों को नहीं मानेंगे, इनकी सेवा के भाव को नहीं समझेंगे, तब तक इस देश में कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना से अगर आपको जीत पानी है तो आपको आपके डॉक्टर की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको अपने उनकी बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल, और बात सिर्फ डॉक्टर्स तक नहीं रुक जाती। एक बार आप सोचिए, अगर आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है तो कितने धड़े वहां पर काम कर रहे हैं। वहां पर सफाई कर्मी हैं, वहां पर जूनियर रेसिडेंट्स हैं, वहां पर नर्सिंग स्टाफ है, वहां पर लैब टेक्नीशियन है। आप अपनी एक लापरवाही की वजह से कितने लोगों के संपर्क में आने का रास्ता खोज रहे हैं जो उन पर भारी पड़ रहा है, इस बात को सोचकर देखिएगा। डॉक्टर शुभ्रांशु, हर कोई धड़ा उसकी अपनी समस्याएं, ये आपस में बात तो करते होंगे, क्या बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी की समस्याएं हैं। सबके घर में बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, सबके अपने पेरेंट्स भी हैं, सबको उनकी चिंता सताती रहती है। सब उनके संपर्क में, मैं खुद ही अपने पेरेंट्स से कई बार नहीं मिल पाता हूँ, मिलने की इच्छा भी करती है तो मैं उनसे दूर बना के रखना चाहता हूँ, कहीं मैं इन्फेक्शन उनको नहीं दे दूँ गलती से भी। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सहायक कर्मी हैं, जैसे आपने बताया सफाई कर्मी हैं, गार्ड्स हैं, वो लोग कंटिन्यूस ड्यूटी कर रहे होते हैं, पीछे कई बार उनको बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन उनके तो घर में वो अकेले ही कमाने वाले हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि क्योंकि वो तो बिल्कुल ही डे टू डे बेसिस पे, अपने डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी ये समस्याएं सुन के कई बार हमें बड़ा अफसोस होता है। लगता है कि यदि ये इनको घर में किसी को संक्रमण हो गया तो फिर इनके आगे घर में आगे फैमिली को क्या होगा। तो ये सोच करके हमें बड़ा अफसोस होता है। हमें लगता है कि ये सभी की जिम्मेदारी है कि इस बीमारी को रोकें, ताकि ये जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं। एक बार फिर डॉक्टर शुभ्रांशु, डॉक्टर अर्जुन और डॉक्टर रमेश, आप लोगों को सलाम करता हूं और आपको थैंक्स कहता हूं, और साथ ही मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, आज डिबेट में बहस की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं बहस नहीं करूंगा, सिर्फ आपके सामने डॉक्टर्स की कहानी लेकर आऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आप कर रहे हैं या जो मैं कर रहा हूं, जो हम कर रहे हैं,
वो गलत कर रहे हैं। हमें भी सुधरने की ज़रूरत है। वो जो आंसू थे वो हमें क्या सबक दे रहे हैं, जानने के लिए उन आंसुओं से एक बार रूबरू हुई है। इसलिए प्राइम डिबेट मैं यहीं ख़त्म करता हूं उस वीडियो के साथ जो आपको आंसुओं में छिपा सबक सिखाएगा। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से